फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस मेरे चैनल पे 11th एंड 12th इंग्लिश का टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और कहूँगा, जो इस बार 2020 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी सीरियल से अगर वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो उनको यही बात कहूँगा कि वह प्लीज़ इस वीडियो को सीरियल से देखें, मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को, ताकि आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए। तो आज हम आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कुछ बताऊँगा, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो आज हमारा क्लास सेकंड है, क्लास 2। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ क्लास सेकंड। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? चलिए इस पर पहले विचार करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये हुआ भाषा, लैंग्वेज संदेश देने का एक माध्यम है। लैंग्वेज संदेश देने का एक माध्यम है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संदेश देने का एक क्या है? माध्यम है। तो आशा करता हूँ आप लैंग्वेज समझ गए हो कि लैंग्वेज क्या है। किसी भी संदेश को हम भाषा के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं, इसलिए कहा गया अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संदेश देने का एक माध्यम है। ठीक है। अब आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? लिखा हुआ इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश। तो आप लोग पहले भी शायद सुने होंगे इंग्लिश के बारे में, और ये भी जानते होंगे, इंग्लिश बहुत आप लोग पढ़ते होंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या है। लिखा हुआ है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए कहा गया इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। तो आप आशा करते होंगे कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि इंग्लिश क्या है। ठीक है। अब लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ए अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट है एंड सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस है। आप इस पर विचार कीजिए, जब इंग्लिश में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी इकाई क्या हो सकती है? सेंटेंस के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण होता है। और सबसे सेंटेंस का निर्माण किससे होता है? सेंटेंस का निर्माण जो होता है वो अल्फाबेट से होता है। मतलब अल्फाबेट मिलता है तो वर्ड बनता है, वर्ड मिलता है तो सेंटेंस बनता है। तो इसलिए कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट है एंड सबसे बड़ी इकाई मतलब लार्जेस्ट यूनिट क्या है? सेंटेंस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज द सेंटेंस। मतलब ये हुआ अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट है और सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस और सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट है। यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है। तो आप ये जानते होंगे, यहाँ लिखा हुआ देखिए कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी
वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे शायद कि वो जो 26 लेटर्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। 26 लेटर्स जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वॉवेल्स एंड सेकेंड पार्ट्स कॉन्सोनेंट्स। तो वहाँ देखिए लिखा हुआ है वॉवेल्स जो होते हैं इनकी संख्या 5 होती है। वह क्या होती है? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। वॉवेल जो होते हैं इनकी संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और जो कॉन्सोनेंट होती है उनकी संख्या 21 होती है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो 20 सॉरी यहाँ पे 26 लिखा गया, 21। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो 21 होते हैं इनकी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है ना डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट में एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के मतलब छोड़कर। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को जो छोड़कर 26 लेटर्स जो होते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बच गया शेष रिमेनिंग जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है अब वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? तो चलिए यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड के मतलब हुआ शब्द। मतलब शब्द एक अक्षरों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। यहाँ पे चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि a word is a group of letters that gives a complete meaning। वर्ड एक अक्षरों का समूह है, शब्द एक अक्षरों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है ना? पूर्ण अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है a student, पेन, कार, etc। अब आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए PEN और PNE ये भी अक्षरों का समूह है और ये भी अक्षरों का समूह है। तो क्या बता सकते हैं कि दोनों वर्ड है? यहाँ पे विचार कीजिए थोड़ा सा कि PEN है और एक है PNE है। क्या दोनों के हम वर्ड बोलेंगे? क्या दोनों को वर्ड बोल सकते हैं? तो नहीं, दोनों को वर्ड नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। दैट इज अ वर्ड दैट इज नॉट वर्ड। मतलब ये एक शब्द कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा और ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा तो सभी को हम वर्ड बोल देंगे। ऐसा तो बड़ी सारा वर्ड हो जाए, कुछ भी लिख देंगे CAT। क्या इसे हम वर्ड बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे, इसे हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि CAT लिखेंगे तो इसको वर्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ आप जानते हैं। इसका अर्थ होता है कैट मीन्स बिल्ली। लेकिन अगर लिख दें कुछ भी ऐसे अगर लिख देंगे CARPTU कुछ भी, अगर ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन उसका मीनिंग नहीं है तो ऐसे उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। वर्ड उसी ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलेंगे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वर्ड बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस के बारे में अगर बोले तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। A sentence is a group of words that gives a complete sense। चलिए देखते हैं लिखा हुआ है A sentence is a group of words that gives a complete sense। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। सेंस का मतलब ही अर्थ होता है और मीनिंग का मतलब ही अर्थ होता है। ये दोनों के मतलब आपको बताते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ कि सेंटेंस वाक्य शब्दों का एक समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम रीडिंग इंग्लिश। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ।
अब देखिए ध्यान से, यह जो है बर्ड का क्या है, ग्रुप है, ये आपका बर्ड का ग्रुप है और ये भी बर्ड का ग्रुप है, लेकिन क्या दोनों को सेंटेंस बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेंटेंस को उसी ग्रुप को हम बर्ड ऑफ ग्रुप उसी को बोलेंगे सेंटेंस जिसका कुछ सेंस होगा, कुछ अर्थ होगा। अब ध्यान से देखिए, आई रीडिंग आई एम इंग्लिश, इसका कोई सेंस निकलता है क्या? इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, उसके अर्थ निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग को शरीर का भी स्ट्रक्चर है जिस तरह से, उसी प्रकार से सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। अगर कोई सेंटेंस उस स्ट्रक्चर में होगा तभी उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, अन्यथा उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो जनरली जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं, बोलेंगे, लेकिन इसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। एक बात और आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप जैसे देखिए, वर्ड में लिखा हुआ था मीनिंग, मीनिंग का मतलब ये अर्थ हुआ, सेंटेंस में लिखा हुआ सेंस, सेंस का मतलब ये अर्थ हुआ। देखिए कोई भी एक वर्ड का अर्थ है बहुत सारा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी सेंटेंस का है ना, उसका अगर सेंस निकालेंगे तो बहुत सारा सेंस हो सकता है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं खाता रखता हूँ, मुझे खाता है और मेरे पास खाता है। अब तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए और विचार कीजिए तीनों का मतलब क्या होता है। तीनों का मतलब अगर इंग्लिश बनाएंगे तो बनेगा आई हैव एन अकाउंट। तीनों का अगर इंग्लिश बनाएंगे तो आई हैव एन अकाउंट, मतलब इस सेंटेंस का आई हैव एन अकाउंट, इस सेंटेंस का इस तरह से तीनों अर्थ निकल सकता है। आई हैव एन अकाउंट, मेरे पास एक खाता है, मेरे पास, या मैं खाता, मुझे खाता है, या मेरे पास खाता है, मेरे पास खाता है, मैं खाता रखता हूँ, मुझे खाता है। इस तरह से इस सेंटेंस का सेंस निकलता है। तो एक सेंटेंस का बहुत तरह सेंस हो सकता है, इसलिए बोला गया कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। और वर्ड क्या है, तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सेंस क्यों लिखा हुआ है। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और वर्ड में क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ, इसी कारण से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ आपका कि देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का अगर देखा है तो मेन रूप से केवल 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस का मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। वह 3 पार्ट्स क्या है, फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकेंड है वर्ब एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अब जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट किसे बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिखा हुआ है आ सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन। A subject is the door of an action। तो देखिए डोर के मतलब क्या होता है, डू के मतलब होता है करना और डोर के मतलब करने वाला। डू के मतलब करना, डोर के मतलब करने वाला, और एक्शन के मतलब कार्य हो गया, तो मतलब कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। इस पॉइंट से आपको सब्जेक्ट के बारे में
मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ तो हम जान लिए कि सब्जेक्ट को, सॉरी, यहाँ पे कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब कार्य कौन कर सकता है? कार्य को कौन कर सकता है? कोई वस्तु कर सकता है क्या? कार्य को कौन कर सकता है? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ अ सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पर चाहे तो नाउन आ सकता है, चाहे तो प्रोनाउन आ सकता है। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर चाहे तो नाउन या तो प्रोनाउन, पी फॉर प्रोनाउन एंड एन फॉर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि वर्ब जनरली, साधारणता से हो सकता है, जनरली अगर वर्ब से क्वेश्चन हु लगाकर क्वेश्चन पूछने पर, वर्ब से WHO मतलब कौन, वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन पूछने पर अगर रिप्लाई आता है, जवाब आता, आंसर आता है, तो जो जवाब आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की पहचान करना है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की पहचान करना है, तो सेंटेंस में जो वर्ब होगा, वर्ब से WHO हु कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब आएगा, उसी जवाब को सेंटेंस का सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ एग्जांपल में जी एग्जांपल। अब बता दें आप एक बात, ईजी के मतलब क्या होता है? ईजी एक जो है फ्रेज है, ई फॉर एग्जाम्पली, जी फॉर ग्रेटिया, एग्जाम्पली ग्रेटिया, जिसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल के हिंदू हुआ उदाहरण के लिए, ठीक है। तो ईजी के मतलब समाज याद रखिएगा, ईजी एक फ्रेज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेटिया। लिखते हैं क्या? लिख देते हैं ईजी, ईजी, ईजी का पूर्ण नाम है एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेटिया। इसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। और इसका आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की हिंदी क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल का हिंदी हुआ उदाहरण के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण में हमको सब्जेक्ट की पहचान करना है। राम किल्ड रावण में सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, और इस सेंटेंस में हम आपको सब्जेक्ट की अगर पहचान करना है, तो इसमें जो वर्ब है, वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पे आपके सामने हु लगाकर क्वेश्चन अराइज किया गया है। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? तो आंसर क्या आया? राम। आप समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया है हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, तो आंसर क्या आया? राम आया। तो डेट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब राम जो हो गया इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट। चलिए सेकंड पार्ट आपका सेंटेंस का सेकंड पार्ट क्या है? वर्ब। सेकंड पार्ट है वर्ब। यहाँ पे VERB, आर साइलेंट होता है, ठीक है। वर्ब पढ़ेंगे इसको, आर साइलेंट होता है वर्ब। तो आपका सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब बोले कि वर्ब क्या है? तो सब्जेक्ट के अवस्था या कार्य वर्ब होता है। मतलब कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उसकी जो अवस्था है या सब्जेक्ट जो कार्य करता है, उसी कार्य को बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ आपका कि सब्जेक्ट की अवस्था या कार्य वर्ब होता है। सब्जेक्ट की अवस्था या कार्य वर्ब होता है। अगर बोले इसके दूसरे शब्द में बोले तो बोलेंगे कि सब्जेक्ट जो काम करता है वही वर्ब होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है वही वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की जो अवस्था है, जिस अवस्था में सब्जेक्ट है वही वर्ब होती है। और अब आपको पहले ही बताए हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है? तो नाउन या प्रोनाउन। मतलब कि नाउन या प्रोनाउन का अवस्था या कार्य को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। नाउन या प्रोनाउन की अवस्था या कार्य को वर्ब कहेंगे। नाउन या प्रोनाउन की
पोजीशन और एक्शन को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस में आपका वर्ब कौन है, तो किल्ड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है कि जनरली, जनरली का मतलब प्राय हुआ, और प्राय का मतलब 100% नहीं, 100% में से कुछ कम, कुछ कम, चाहे तो 99% हो जाए, चाहे 99.9% हो जाए। ठीक है, तो जनरली यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा में से कुछ कम। ठीक है, तो जनरली द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ब इन एंडिंग विथ ना, मतलब ये हुआ कि जनरली प्रायः किसी वर्ब के अंत में ना होता है। कोई अगर वर्ब है उसका अगर हिंदी मीनिंग में अगर देखा जाए, उस वर्ब के अंत में क्या होगा, तो ना आएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, दौड़ना, खाना, पीना, पढ़ना, रोना, जाना, खेलना, ये सब के अंत में क्या है, ना है। आप सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं कि पटना, पटना तो नाउन है, पटना तो वर्ब नहीं है, तो इसलिए आपको हम बोला गया था जनरली, मैंने पूरा पूरा नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी हो जाता है। आप जानते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अपवाद होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे पटना जो है वो अब नहीं कहलाएगा, पटना नाउन है ना, वो एक्सेप्शन हो गया। चना, चना भी नाउन नहीं है, वो भी चना भी वर्ब नहीं है, वह भी क्या है, नाउन है ना, तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। तो आप ये बात याद रख सकते हैं, वर्ब को पहचानना अगर है तो जिस वर्ड के हिंदी करने पर अगर अंत में अगर ना आता है, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वर्ब पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको वर्ब के बारे में जानकारी आ गया होगा। वर्ब की विशेष जानकारी जब हम वर्ब पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो वहां पे पढ़ेंगे वर्ब का कई प्रकार होता है, वर्ब के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, अलग प्रकार हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अलग प्रकार हो गया है ना। फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब अलग प्रकार हो गया। तो हम जो है जब वर्ब स्पेशल पढ़ेंगे तो वर्ब के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष यहाँ पे हम बेसिक के तौर पर जान रहे हैं कि वर्ब क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आपके सामने लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सेंटेंस, वर्क ऑफ अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, मतलब यह हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित होने वाले नॉन या प्रभावित होने वाले व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्यों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्यों से व्यक्ति या सब्जेक्ट के कार्यों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। अब हमें पहचानना है किसी भी सेंटेंस में कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इसको कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने नोट लिखा हुआ है, इस नोट को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है वर्ब, वर्ब का जवाब वर्ब में अगर WHOM, हुम माने हुआ किसको, हुम के मतलब हुआ किसको, तो वर्ब से अगर हुम लगाकर क्वेश्चन अराइज करने पर, क्वेश्चन पूछने पर जो जवाब आएगा वह हमेशा किसी पर्सन का जवाब आएगा, हमेशा किसी व्यक्ति का जवाब आएगा, यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट इसको मानेंगे। ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर बाट लगाकर अराइज करना, क्वेश्चन पूछने पर, क्वेश्चन अराइज करने पर अगर जवाब आता है, उस सेंटेंस में अगर आपका हमेशा जो है जवाब आएगा, हमेशा थिंग यानी वस्तु का जवाब आएगा, हमेशा वस्तु का जवाब आएगा। और वह भी सेंटेंस आपका वह भी जो है सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करना है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा, वर्ब से ऑब्जेक्ट की पहचान दो तरह से की जाती है, एक हुम लगाकर और एक
वाट लगाकर। तो हुम लगाकर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई व्यक्ति का जवाब आएगा, कोई पर्सन का जवाब आएगा। जो वाट लगाकर क्वेश्चन राइज करेंगे तो जवाब आएगा हमेशा थिंग, वस्तु का जवाब आएगा, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में दोनों क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लिखो, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। अब देखिए पहले हम जो है हुम लगाकर क्वेश्चन राइज करते हैं। हुम डिड राम किल, हुम डिड राम किल, मतलब ये हुआ राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा। तो बताइए आंसर क्या आएगा। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे हैं राम ने किसको मारा, इसका हिंदी हुआ राम ने रावण को मारा, इसका क्वेश्चन का हिंदी हुआ राम ने किसको मारा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर है रावण। राम ने किसको मारा। अभी हम लोग जो हैं कितना बार रामायण देख चुके होंगे, आप लोग भी रामायण देख चुके होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि राम ने किसको मारा। तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर वही बात है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। क्वेश्चन आज किए हु डिड राम की, राम ने किसको मारा, आंसर आया रावण। तो इस सेंटेंस में आपका रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से कोई सेंटेंस में वाट लगाकर भी क्वेश्चन राइज करेंगे, अगर वहां पे जवाब अगर आएगा तो उस सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आपका वाट वाला देते हैं। इसे बोले ही इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज करेंगे, लिखा हुआ इसका हिंदी क्या हुआ, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे वह क्या खा रहा है, मतलब कि पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि सेंटेंस के हिंदी हुआ ही ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है। और इस सेंटेंस का हिंदी हुआ ही व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। इसका हिंदी, इसका आंसर क्या आएगा बोलिए। इसका आंसर आएगा, समझ सकते हैं, अ मैंगो, एक आम खा रहा है। अ मैंगो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अ मैंगो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आशा करते होंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पूरे ये डिटेल्स में आपको हम बताएं, आशा करते होंगे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपको लेकर, बुक सेक्शन से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज तक इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास समय से वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।